Hi everyone. So we have a guest speaker over there, CA Parag Gupta. So CA Parag Gupta do not need any introduction. So he is a renowned faculty of चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सर ने अपना सीए की जर्नी स्टार्ट करी थी 2009 में. फिर सर ने ब्रेक लेकर एक अपना आरकेजी इंस्टीट्यूट बनाया. एक वो माइलस्टोन अचीव करना कि एक सीए की जर्नी से निकल के मतलब कोर बच्चों के साथ जाके उन्होंने ऑन फील्ड उनको ट्रेन करा, सीए में मोटिवेटेड रखा और बच्चों को इंस्पायर करा कि वो बड़े से बड़े माइलस्टोन बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं. आज कॉलेज को प्रिविलेज मिली है सर के साथ एक पॉडकास्ट करने की. हमें कुछ इंसाइट्स मिलेंगे सर से और क्या प्रैक्टिकल लाइफ में स्टूडेंट्स को करना चाहिए जिससे वो कॉलेज के माइलस्टोन्स या फिर आगे आने वाले जितने भी माइलस्टोन्स हैं उन्हें अच्छे से अचीव कर पाएँ. So now we are starting with the podcast with CA Parag Gupta. We are pleased to have you here. So first of all, I have some questions regarding to this podcast. So what is the history of RKG Institute कि कैसे वो start हुआ और कैसे आपने अपनी entrepreneurial journey शुरू करी? Okay. So basically RKG Institute की शुरुआत 2009 में मैंने करी थी और जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनका नाम था राम कृष्ण गुप्ता. तो उनकी एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं सीए बनूं. जब मैं सीए बना उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा. मुझे बड़ा शौक़ था बच्चों को पढ़ाने का. तो मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं अपने ग्रैंडफादर दादाजी का नाम थोड़ा रोशन करूं, बड़ा करूं. तो इसीलिए मैंने उनके नाम के इनिशियल से आरकेजी इंस्टीट्यूट को शुरू करा 2009 में जब मैंने क्वालिफाई करा. और वहीं से एक तरह से आप कह सकते हो मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई. आपने एक माइलस्टोन ऑलरेडी अचीव करा टू बी अ सीए एट द एज ऑफ 21. तो और अपना स्टार्टअप फिर अपना शुरू करना, तो उसमें क्या क्या माइलस्टोन और क्या क्या चीज़ें आपको फेस करने को मिली? 2009 में जब मैंने क्वालिफाई करा, पहले तो जैसा आपने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में करा ऑब्वियसली, तो वो तो एक अलग जर्नी थी. लेकिन उसके बाद जब मैंने पहले एज अ क्रेडिट मैनेजर आईसीआईसी बैंक में कैपिटल मार्केट्स डिवीज़न में काम करा और वहाँ से मैंने अपनी जॉब स्विच करके फिर टीचिंग के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप अपनी स्टार्ट करी. तो वो ऑल टुगेदर एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी थी. उसमें काफ़ी स्ट्रगल्स आए. जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट करने का सोचा और मैंने अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताया, तो सबसे पहले तो उनका रिएक्शन था कि तुम इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो और इतना अच्छा जॉब पैकेज छोड़कर बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो. लेकिन मुझे डीप डाउन पता था कि मैं जॉब में खुश नहीं हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ. तो एक जो स्टार्टिंग स्पार्क होता है वो मुझे था कि मुझे पढ़ाने में ही मिलेगा. तो वहाँ से तो मैंने स्टार्ट करना शुरू करा अपनी जर्नी को. लेकिन जैसा कि होता ही है ऑब्वियसली, जैसा हम सोचते हैं, सोचकर स्टार्ट करते हैं, उतना स्मूथ होता नहीं है. लेकिन यही एंटरप्रेन्योरशिप है कि जब सोचा तो बस करना है. उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती हैं पर हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ते रहते हैं. तो इनिशियली मेरे साथ भी ऐसे ही था. जब मैंने स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली अपने घर से स्टार्ट करा और इनिशियली 3-4 स्टूडेंट्स होते थे. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी घर में ही उन्हें पढ़ाना. घर में 4-5 बच्चों के साथ जॉब छोड़ने के बाद बहुत बड़ा सर्वाइवल का इशू भी था कि अब अर्निंग सोर्स कैसे बढ़ेगा. लेकिन जो मैंने चीज़ देखी वो ये कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, अगर हम उनका सॉल्यूशन ढूंढने पर एफर्ट लगाएं रादर देन परेशान होने से, तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते रहते हैं. तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहीं और मैं आगे बढ़ता रहा एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज अच्छा कर रहे हैं हम. ओके सर. एक्चुअली सर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे अपनी डिग्री उन्होंने परस्यू कर ली, एक डिग्री मिल गई एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप. अब उनके पास अच्छा पैकेज है, सब कुछ है, बट लेकिन हाउ दे कैन कन्विंस देयर पेरेंट्स कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, हमें अपनी जॉब छोड़नी है. तो पेरेंट्स का ये रहता है कि वो अपने बच्चों को सेफ साइड पे रखना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे कन्विंस करें? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, सेफ रहे. और जॉब छोड़कर कुछ भी नया स्टार्टअप करना ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मुश्किल होता है क्योंकि उसके प्रॉस एंड कॉन्स सबको पता है. जॉब में हमारे पास एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. और स्टार्टअप के अंदर या जब हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न मिलेगा या नहीं वो अनश्योर रहता है. तो पेरेंट्स को, जैसा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो पेरेंट्स को जब मैंने बताना शुरू करा धीरे धीरे, तो मैंने एक बिल्डअप बनाना शुरू करा. बिल्डअप मैंने कैसे बनाया, मैं रोज़ घर आके बोलता था
कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, और मैंने इस तरह से बिल्डअप बनाना शुरू करा। एंड मैंने अपने केस में क्या करा कि मुझे पढ़ाना था बच्चों को, वो डिसीजन पूरी तरह से लेने से पहले मैंने थोड़े दिनों, कुछ महीनों जॉब के साथ साथ कुछ बच्चों को पढ़ाया। ये मैंने इसलिए करा सो दैट मैं ये देख सकूं कि मैं तो पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं तो टीचिंग करना चाह रहा हूं, लेकिन पता चला मैं जॉब छोड़कर टीचिंग में आ जाऊं और बच्चे ही मुझे एक्सेप्ट ना करें, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है। तो पहले वो प्रूफ करने के लिए कि मैं टीचिंग के लिए सही हूँ, मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी और जॉब के साथ 6-7 महीने में पढ़ाता रहा। जब मुझे वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि देखो, ये सारे बच्चे मेरे से सेटिस्फाइड हैं, इन्हें मज़ा आ रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो जब मैं फुल डेडिकेटेड टाइम टीचिंग पर दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा कर लूँगा। तो पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करते हैं। डीप डाउन वो भी अपने बच्चे को बेहतर समझते हैं कि वो क्या करना चाहता है। बस वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा 100% श्योर हो कि वो क्या कर रहा है। उनको श्योर करने के लिए हमें सब उन्हें बताना पड़ता है, सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करनी पड़ती हैं। और मेरे साथ एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि उस टाइम पर एक मूवी आई थी, थ्री इडियट्स। तो थ्री इडियट्स के अंदर मैसेज भी यही था, अगर आपने देखा होगा, कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप उसको फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो। तो वो मूवी ने भी थोड़ा हेल्प करा मेरे पेरेंट्स को। मैंने जब दिखाया वो मूवी का मैसेज और उन्हें भी समझ आया, तो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। और मुझे याद है मेरे फादर की लाइन, उन्होंने कहा था कि अब तू सीए बन चुका है, तो अब तो तू सड़क पे अगर जूते भी साफ़ करेगा तो लोग ये कहेंगे कि देखो सीए जूते पॉलिश कर रहा है, तो इसमें कोई बात होगी। तो उन्होंने मुझे इस लेवल तक सपोर्ट करा कि अब तेरा जो मन करे तू कर सकता है, नाउ यू हैव प्रूव्ड इट। तो इस चीज़ से मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। सो सर, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, पर कुछ लोग उसके लिए रेडी नहीं होते। जो चैलेंजेस आते हैं या उस पे जब वो सोचते हैं पहले कि हम फेस कर लेंगे इन्हें, पर लेकिन जब एक्चुअली वो माइलस्टोन आता है उनके सामने तो प्रिपेयर नहीं होते, तो फिर वो अपनी जॉब के लिए भी नहीं रहते हैं, फिर वो आगे स्टार्टअप के लिए भी नहीं रहते हैं। तो कैसे एक अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करे कोई भी, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग या फिर कोई भी और डोमेन्स में, कि कैसे वो प्रूव कर पाए अपने आप को कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना हूँ या बनी हूँ? राइट, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 17 से 21-22 साल की जो एज होती है, जिसमें बच्चे कॉलेजेस में होते हैं मेनली, तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, रिस्क लेने का। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होल्ड बैक करती है बच्चों को, वो ये कि वो सोचते हैं कि जब सब ठीक होगा, जब बिल्कुल बेस्ट चीज़ होगी, बेस्ट प्रोडक्ट मैं सोच लूँगा, बेस्ट आइडिया होगा, पापा मान जाएँगे, मैं तब स्टार्ट करूँगा। जबकि वो बेस्ट कभी नहीं होगा। एंटरप्रेन्योरशिप मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपको वो एक इनिशियल स्पार्क मिला, कुछ भी आइडिया आया, या आपको थोड़ा-सा भी लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, या मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, या मैं इसमें अपना स्टार्टअप कर सकता हूँ, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। कॉलेज उसके लिए बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है, कॉलेज डेज़ बहुत अच्छे इसके लिए प्लेटफ़ॉर्म है, आजकल सोसाइटीज़ हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि जस्ट स्टार्ट, आप स्टार्ट कर दो, आप कूद जाओ, सिर्फ अपना जो दिल है वो पहले उसमें फेंक दो। बॉडी और माइंड, बाकी चीज़ें, बाकी फोर्सेस उसको फॉलो कर लेती हैं। प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली पहले से कभी भी पता नहीं होंगी, हमें भी नहीं पता थी, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन जब आप होल हार्टेडली किसी चीज़ के अंदर होते हो, तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप तो मैं बोलूँगा कि एक ऐसी ही जर्नी है जिसमें आपको हर दिन नई प्रॉब्लम्स के बस सॉल्यूशन सोचने ही पड़ते हैं और ढूंढने ही पड़ते हैं। तो अगर जिन बच्चों को ये लगता भी है कि मैं शायद एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना हूँ या नहीं, तो उन्हें ट्राई ज़रूर करना चाहिए, एक शॉट देना चाहिए। और अगर 6 महीने उन्हें लगा और क्या पता क्लिक कर गया, तो वो उस जर्नी को आगे बहुत लंबा कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिन्होंने 17-17, 18-18 साल में कुछ करा, लेकिन 1-2 साल के स्ट्रगल के बाद वो बहुत आगे ग्रो कर गए, फ्लरिश कर गए। तो मेरा यही सजेशन है कि बस गिव इट अ शॉट, ट्राई करो। बाकी एक बार आप कूद जाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो जीत जाओगे, नहीं तो सीख जाओगे। इन सब माइलस्टोन को फेस करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ या कुछ बिल्डअप्स करने पड़ते हैं अपने अंदर। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ एज़ अ कॉलेज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज थर्ड ईयर, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स वो अपने में क्या इम्बाइब करें कि वो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ सकें, प्रॉब्लम से आगे सॉल्यूशन की तरफ जा सकें? ठीक है, 2 चीज़ें मैं बोलूँगा इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक तो कंटीन्यूअस लर्निंग, क्योंकि
दुनिया बहुत डायनामिक है, डायनामिकली चेंज होती है, रोज़ चेंज होती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो जब हम कॉन्टिन्यूसली लर्न करते रहते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो हम थोड़ा सा अवेयर रहते हैं एंड वो अवेयरनेस हमारे सही डिसीजन या रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अडैप्टिव होना, बी अडैप्टिव। एडमेंट नहीं होना या ये नहीं सोचना कि मैं ये क्यों सीखूं या मैं ये चेंज नहीं करना चाहता। तो अगर वो कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा अडैप्टिव होना चाहिए और अभी बहुत ज़्यादा एक लर्नर जिसको बोलते हैं वो वाली क्वालिटी उनमें होनी चाहिए। तो अगर वो लर्नर अच्छे हैं, वो अडैप्टिव हैं, तो वो डेफिनेटली किसी भी चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। ओके सर, सो एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं कि चीज़ें मैनेज करने में। आपने अपना कॉलेज और अपना सीए कंटिन्यू करा था साथ में फ्रॉम हंसराज और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो आपने दोनों को साथ में कैसे मैनेज करा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब जने मेरे से पूछते भी हैं हमेशा। सी मैनेज करना भी, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मैनेज करने से ज़्यादा मैं बोलूँगा प्रायोरिटाइज़ करा। तो जैसे जब हमारा कॉलेज चलता है और साथ में मैं सीए की स्टडी करता था, तो मेरी प्रायोरिटी जो थी वो मुझे पता थी कि मेरे सीए के एग्ज़ाम्स को लेकर ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मैंने सिर्फ स्ट्रेटेजिकली प्लान करा। वो मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं ज़्यादा टाइम अपना सीए की स्टडीज़ पर डिवोट करूँगा, ज़्यादा पढ़ाई अपने सीए की स्टडीज़ की करूँगा। तो कुछ उसका बेनिफिट मुझे अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में मिला, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन थोड़ा-सा एफर्ट्स मैंने ग्रेजुएशन पर भी लगाया, जो नए सब्जेक्ट्स थे उनके लिए अलग से टाइम दिया। एंड सेकंड थिंग, मेरा कभी भी ग्रेजुएशन में ऐसा एम नहीं था कि मुझे 90% लाने। माय एम वाज़ कि मैं जस्ट पास हो जाऊँ, बेसिक बेयर मिनिमम मार्क्स लाऊँ। तो पॉइंट इज़ कि मेरी प्रायोरिटी क्लियर थी, तो मेरे एफर्ट्स उसी हिसाब से बिल्कुल क्लियर थे। एंड एक ड्रॉबैक उसका भी मैं बता देता हूँ कि मेरे साथ ड्रॉबैक ये रहा कि क्योंकि सीए मैं कर रहा था कॉलेज के साथ, तो कॉलेज की सोसाइटीज़ और इन सब चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो कहीं न कहीं अभी मुझे वो लगता है कि अगर शायद सीए नहीं कर रहा होता, तो शायद मैं थोड़ा उधर ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व कर सकता था। बट अगेन एज़ आई सेड कि प्रायोरिटी है, तो उस टाइम पर मेरी प्रायोरिटी सीए पर थी। तो मेरा 70-80% टाइम डिवोशन सीए और सीए की प्रिपरेशन पर था एंड रेस्ट टाइम मैं अपने कॉलेज की बेयर मिनिमम स्टडीज़ एंड अटेंडेंस के लिए रखता था। तो वो इस तरह से मेरे 3 साल की जर्नी दोनों साथ-साथ मैनेजेबल हो गई। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी-कभार स्टूडेंट लॉस्ट फ़ील करते हैं सीए की जर्नी में, जैसे आप उन्हें गाइड करते होंगे एट द लेवल ऑफ फाउंडेशन, देन दे गो फॉर इंटरमीडिएट एंड फॉर ट्रेनिंग एंड फाइनल्स। सो कोर्स बहुत रिजिड है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सीए के कोर्स में। तो आप स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट रखते हैं एज़ अ एजुकेटर? ओके, तो स्टूडेंट को मोटिवेट रखने के लिए तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी कोई दवाई नहीं होती, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि जब एक्सटर्नली आए तो वो डेली रिक्वायर्ड होती है। कि रोज़ कोई हम मोटिवेशनल बातें सुने तभी हमें मोटिवेशन आ रही है। लेकिन जो एक्चुअल मोटिवेशन मैं समझता हूँ वो इंटरनल होती है, जिसके लिए किसी टीचर को, किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। बस पॉइंट ये है कि वो इंटरनल मोटिवेशन तब आएगी जब हमें एक अपना पर्पस पता होगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी मैंने देखे हैं, मैं ऐसे भी स्टूडेंट्स जानता हूँ जिन्हें अपनी लाइफ का पर्पस पता है, जिन्हें इम्पोर्टेंस पता है सीए करने की या कुछ भी पढ़ाई करने की, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। वो कभी उनका थोड़ा मूड डाउन भी होता है, बट नेक्स्ट डे वो वापस पिकअप कर लेते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी मैं देखता हूँ जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन पर्पस की कमी होती है, तो वो इंटरनली कई बार मोटिवेशन उनका डाउन होता है और फिर वो सोचते हैं कि चलो छोड़ दो या आगे कर लो, इस तरह से। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ मोटिवेट करने के लिए कि आप जब सीए की जर्नी स्टार्ट करते हो, तो आपके कुछ उस समय सपने होते हैं। क्योंकि मैं पहले दिन बच्चों से पूछता हूँ कि व्हाई सीए? तो बच्चे 4-5 बातें बताते हैं कि सर मनी, फेम, रिस्पेक्ट, पेरेंट्स का नाम एंड इस तरह से प्राउड फीलिंग। तो मैं उन्हें हमेशा यही बोलता हूँ कि जब आप ये 4-5 चीज़ों को लेकर सीए की जर्नी स्टार्ट करते हो, तो बीच में कभी भी डिमोटिवेशन लगे तो हमेशा इन्हीं 5 बातों के बारे में सोचो और स्पेशली अपने पेरेंट्स वाले फैक्टर को तो ज़रूर सोचो कि आप सीए क्यों कर रहे थे? कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए, या आप सीए क्यों कर रहे थे? अपनी सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट कमाने के लिए। तो आज आप डाउन फील कर रहे हो, कोई बात नहीं, मत पढ़ो एक दिन, लेकिन नेक्स्ट डे पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो बस यही सब थोड़ी-सी बातें जो हैं वो बच्चे को पुश करती हैं, और बच्चा अगर खुद भी इन बातों को ध्यान रखे कि बस चलता रहे, वो इम्पॉर्टेंट है।
रुकना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन कि हम छोड़ दें। एक दिन थक गए कोई बात नहीं, 2 दिन थक गए कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे दिन आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ। लाइक आप स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट करते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेटेड रखती है? मैं अब क्योंकि 15 साल हो गए मुझे टीचिंग के अंदर, तो मुझे मोटिवेशन बच्चों को देखकर ही टू बी ऑनेस्ट मिलती है। लाइक मैं अब कुछ पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो बच्चे अगर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पुराने स्टूडेंट्स के कि सर हम यहाँ पे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हमारी इस कंपनी में इतने पैकेज पे प्लेसमेंट हो गई, कहीं फ़ॉरेन में है। तो ये सब चीज़ें सुन के एक मोटिवेशन आती रहती है कि ठीक है, हमने कुछ अच्छा करा है लाइफ में और आगे और अच्छा करना है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो मोटिवेशन यही है कि जो बच्चे हमें रिस्पॉन्स देते हैं, वही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। तो वो हमें भी, मुझे भी पर्सनली पुश करता है कि अब और अच्छा करें या और अच्छा करें या करते रहें। तो मेरे लिए पर्सनली वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल सोर्स रहता है। सो सर एक्चुअली बहुत अच्छी पॉडकास्ट रही है। सो मुझे भी काफ़ी मोटिवेटेड फील हो रहा है पॉडकास्ट के बाद। तो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, उसमें आपको सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देने होंगे कि आप क्या चीज़ें सोचते हैं उसके बारे में, जो भी पहली चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करे। ओके, 1 वर्ड। तो ओके, 1 वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू। डायनामिक। ओके, 1 स्किल दैट एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव। अडैप्टेबिलिटी। व्हाट्स योर फेवरेट मंत्रा फॉर सक्सेस? जस्ट कीप गोइंग। ओके, मोस्ट मेमोरेबल मूवमेंट इन योर करियर? व्हेन आई मेट एपीजे अब्दुल कलाम सर। Okay, that's great, sir. Biggest inspiration in your life? आई वुड से माय फादर। Okay. Thank you so much, sir. That's a great podcast with you. थैंक यू। Thank you.